Hello everyone, Jai Hind. Welcome to CAPA Pathfinders. Today we are going to discuss paper 2 which was scheduled on 18th of October. 18th of अक्टूबर को जो हम लोग का CPF असिस्टेंट कमांडेंट के CPA पाथफाइंडर्स का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, पेड टेस्ट सीरीज, उसका जो पेपर था उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, पेपर 2 का। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या आपको कुछ भी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करना है या ऑनलाइन सेशंस के बारे में इंक्वायरी करना है, आप ये जो स्क्रीन पे जो नंबर है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 8530314222 और 8530316222। इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। CPA 2020 का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है। इसमें 4 पेपर्स हो चुके हैं, फिर भी इफ़ यू वांट यू कैन स्टिल ज्वाइन द टेस्ट सीरीज़। ये पेपर 2 के लिए है स्पेशली, और इसमें जो है पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, पेपर 1 का आंसर की भी दिया जाएगा, और इसका जो पेपर 2 है उसका इवैल्यूएशन करवाया जाएगा। जो एक्सपर्ट है ये फील्ड में और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा इसका इवैल्यूएशन करवाया जाएगा। 11th ऑफ अक्टूबर को ये टेस्ट सीरीज शुरू हुआ था। एवरी संडे टेस्ट चलते रहते हैं। 2500 रुपीज़ इसका फ़ीस था। टोटल फीस 2500 रुपीज़ में, मतलब 250 रुपीज़ पर टेस्ट। आप चाहिए तो पूरे टेस्ट आप भी दे सकते हो। ये आपके पेपर 2 के मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और ये जो डिस्कशन है ये रेगुलरली देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा अकाउंट नंबर है, यही नंबर के ऊपर अगर आपको पेमेंट करना है, यू शुड मेक पेमेंट ऑन दिस नंबर ओनली। और कोई भी गूगल पे या और कोई भी नंबर के ऊपर आप पेमेंट मत कीजिएगा। आपको सिर्फ ये अकाउंट नंबर जो है और ये यूपीआई एड्रेस है, इसी के ऊपर आपको अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट करना है। 10 टेस्ट अगर आपको चाहिए तो फॉर 10 टेस्ट द फीस इज़ 2500 रुपीज़ फॉर द इवेल्यूशन ऑफ द पेपर 2। इसमें आपको पेपर 2 का इवेल्यूशन मिलेगा, पेपर 2 का फीडबैक मिलेगा पर्सनलाइज, और इसके साथ साथ आपको डिस्कशन वीडियो भी मिल रहा है। अबाउट मी, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो बी, बट स्टिल आई एम असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। I got selected through UPC CPF 2012 examination. I joined training in 2014 and got commissioned in 2015. I served in CISF for 5 years as assistant commandant executive. I previously, before joining CISF, my basic qualification is MBBS and MS psychology. Currently, I am also pursuing MA in security and defense laws from Nalsar Law University. Before joining CISF, I worked as assistant medical officer, class 1 gazetted, for the government of Maharashtra. I also worked as assistant lecturer in forensic medicine and toxicology department in Government Medical College Kolhapur for 6 months. Currently, I am one of the top educators on Unacademy. I am also the director of the Pathfinders Academy और CAPF Pathfinders. हमारे यहाँ लास्ट ईयर 120 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। I have authored 3 books for CAPF Assistant Commandant Examination for McGraw Hill Publications, and more than 13,000 students are already enrolled in my online classes, online sessions for CPF Assistant Commandant Examination on Unacademy platform. This is me. This is me with my first official vehicle. सो 18 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए पहले मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, जब एसेज और हर एक चीज़ के बाद आपको जो ब्लैंक पेज रखा है वो प्लीज़ ब्लैंक पेज वैसे का वैसा अपलोड कर दीजिएगा जब भी आप पेपर चेक करने के लिए देते हो, क्योंकि वो जो ब्लैंक पेज है उसी के ऊपर हम लोग आपको फीडबैक दे देंगे, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में चल रहा है कोविड के चलते। सो 6 ऐसे दिए थे। फर्स्ट ऐसे वॉज सोशल मीडिया टर्निंग इनटू एंटी सोशल मीडिया. Second essay is psychological well-being is the foremost dimension of being healthy. Third essay is need for promotion of scientific temper in India. Fourth essay is recent achievements of ISRO. Fifth essay is contribution of V.D. Savarkar in freedom struggle and social reforms. Sixth essay is doubling farmers' income expectations and realities. 2 आर्ग्यूमेंट थे, ऑल ओल्ड एंड लोनली पीपल शुड गेट अ पेट एनिमल। दूसरा आर्ग्यूमेंट था ऑल एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड इन इंडिया। 2 रिपोर्ट थे,
इट वॉज अ फुल सिलेबस टेस्ट, नीड फॉर प्लास्टिक बैन इन इंडिया, चैलेंजेस बिफोर द डिजिटल इकोनॉमी। एक प्रेसी था, कॉम्प्रिहेंशन था और ग्रामर था। इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी पता है, आप जब भी हम लोग को पेपर भेज रहे हैं, अगर कोई नया है तो आपको ये पोर्ट्रेट मोड में करके भेजना है। आप ये लैंडस्केप मोड में भेजा तो नहीं चलेगा। आपका अगर पेपर ऐसे दिख रहा है और आपने ऐसा ऐसा लिखा है तो ये नहीं चलेगा, आपने पोर्ट्रेट मोड में ही लिख के भेजना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी एरिया क्रॉप कर दीजिए और इसका साइज़ 15 MB के आसपास रहेगा, ऐसा कोशिश कर दीजिएगा। आपके आंसर लिखने के बाद 10 दिन तक आपका आंसर चेक होके आने के लिए वेट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, डायरेक्टली कॉल अस ऑन 8530314222 and 8530316222. So let us discuss first essay, social media turning into anti-social media. सो ये ऐसे जो है, अभी सोशल मीडिया के बारे में लास्ट ईयर भी ऐसे आया था, इस बार भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि सोशल मीडिया कंटिन्यूसली न्यूज़ में चल रहा है। और सोशल मीडिया के एडवांटेजेस के साथ साथ ड्रॉबैक्स अभी सभी लोगों को पता चल गए हैं। इसीलिए इसके ऊपर हम लोग को भी CAPF AC जो 2020 एग्जामिनेशन है दिसंबर में, उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस है। इसीलिए ये टॉपिक हम लोग ने लिया है, सोशल मीडिया टर्निंग इनटू एंटी सोशल मीडिया। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एंटी सोशल मीडिया, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सोशल मीडिया? तो इसमें सोशल मीडिया इस साल के लिए अच्छे से पढ़ के रखिए, मैं ये ऐसे का भी आपको जो स्ट्रक्चर है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो? इंट्रोडक्शन में यू कैन गिव एग्जाम्पल, you can give examples of terrorism, you can give example of radicalization, you can give example of mobilization, जो सोशल मीडिया के थ्रू होता है। यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीमिज्म हैपनिंग थ्रू सोशल मीडिया, यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ हेट स्पीच, यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ ट्रोलिंग। इसमें से कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल देके, कोई भी एक बड़ा एग्जाम्पल देके, फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस के मामले का भी आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, फ्रांस में जो इंसिडेंट्स हुआ उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो, या बाकी जगह का बहुत सारे इंस्टेंसेस है जिसका एग्जाम्पल देके आप ये ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो एक न्यूज़ की तरह, जिससे क्या है आपका ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसके साथ साथ जब भी आपका इंट्रोडक्शन एंड हो रहा है, आपको यू हैव टू डिफाइन व्हाट सोशल मीडिया इज़। सोशल मीडिया को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप सोशल मीडिया करके कैसे काम करता है और सोशल मीडिया कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जो चीज़ें वायरल होती है सोशल मीडिया में क्या क्या शेयर करते हैं, उसके बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में आप एंड में बता सकते हो कि सोशल मीडिया was supposed to be social but eventually it is getting converted into or it is turning itself into anti social media, या फिर लोग सोशल रहने से ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। सो जो बॉडी पार्ट आएगा, बॉडी पार्ट में आप फर्स्ट पैराग्राफ में बता सकते हो द बैकग्राउंड ऑफ द सोशल मीडिया, the uses and misuse or abuses। निगेटिव यूजेस जो सोशल मीडिया के चल रहे हैं, आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, जो मैंने बताया है उसको इलैबोरेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स विथ इलैबोरेशन, डिटेल में बताना पड़ेगा। जैसे कि टेररिज्म, जितने भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, राइट्स, मोबिलाइजेशन, हेट स्पीच, ट्रोलिंग, प्रोपेगेंडा, और साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ये सब चीज़ें जो चल रही है, रेडिकलाइजेशन चल रहा है, दीज आर ऑल एंटी सोशल एक्टिविटीज़
एंटी सोशल मीन्स ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, दीज एक्टिविटीज आर अगेंस्ट सोसाइटी। ये जो एक्टिविटी चल रहे हैं इसका बैकग्राउंड ये कैसे चल रहे हैं एंड हाउ सोशल मीडिया इज बीइंग यूज, इसको बता सकते हैं। सोशल मीडिया के एडिक्शन के बारे में आप बात कर सकते हैं। वाई सोशल मीडिया इज एडिक्टेड, बिकॉज ऑफ द डोपामाइन। इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपके ब्रेन में सिक्रेट होता है, उसकी वजह से सोशल मीडिया में लोग एडिक्टेड है। और सोशल मीडिया इज बीइंग रन बाय कॉरपोरेट्स whose sole intention is modify your behavior for their consumeristic instincts or their own vested interest। तो इसमें ये मॉडल कैसे काम करता है आपके लिए, फॉर एग्जांपल हेट स्पीच है, कोई वीडियो है, कोई इमेज है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल कंटेंट है, इसको क्या है, ये वायरल हो जाता है या वायरल करवाया जाता है। इसमें पेड भी ये रहता है। जब भी वायरल हो जाता है इसके साथ आपको एडवर्टाइजेस दिखाए जाते हैं। थ्रू दीज एडवर्टाइजेस दीज कॉरपोरेट कंपनीज, फॉर एग्जांपल ट्विटर होगा, फेसबुक होगा, व्हाट्सएप है, ये आपको उनको इंस्टाग्राम है, ये इनसे उनको रेवेन्यू मिलता है। इसीलिए द मोर वायरल द वीडियो और द कंटेंट, मोर अर्निंग दे विल ऑलवेज गेट, मोर डेटा दे कैन ऑलवेज कलेक्ट फ्रॉम यू। इसके मिस यूजेस में आप और भी चीज़ें बात कर सकते हो, जैसे कि इलेक्शन के लिए भी, ओपिनियन बिल्ड करने के लिए या ओपिनियन रीक करने के लिए, ओपिनियन चेंज करने के लिए, इलेक्शन के लिए भी इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। थ्रू पेड न्यूज़, थ्रू फेक चैनल्स, थ्रू फेक प्रोपागेंडा इसको यूज़ किया जा रहा है। इसके बारे में बता सकते हो। इसके इम्पैक्ट नेक्स्ट बॉडी के पार्ट में आप बता सकते हो कि इसके इम्पैक्ट अलग अलग लेवल पे है। इसका पहला इम्पैक्ट है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है मेनली, और इंडिविजुअल के सोशल इम्पैक्ट है। इसमें उसका आइसोलेशन होता है, एग्रेशन बढ़ता है, अकेला पड़ जाता है, लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड इट माइट इवन लीड टू सुसाइडल टेंडेंसीज। सो ये इंडिविजुअल जो है आइसोलेट होता है, एग्रेशन होता है, लोनलीनेस, ये ग्रुप बना के भी इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए भी वो मोटिवेट होता है। और दूसरा इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। सोसाइटी में एक्चुअल सोशल कॉन्टैक्ट कम हो गया है। एक्चुअल सोशल कॉन्टैक्ट कम हो गया है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कम हो गया है, वर्चुअल ग्रुपिंग्स है, इजीली एंटी सोशल चीज़ें जो है मैनेज्ड, देयर इज ऑलवेज एन एनोनिमिटी, क्योंकि किसने मैसेज भेजा है, पहले कौन सा बना के भेजा है वो पता नहीं है। सो फेक न्यूज़, प्रोपागेंडा, हेट स्पीच, इट विल लीड टू सोशल डिसहार्मनी। इससे राइट्स भी हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकते हैं, लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्टिविटीज़ बढ़ सकते हैं, क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। और इसके सोसाइटी के ऊपर बहुत लॉन्ग टर्म बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं,
क्योंकि नाउ द इंडिविजुअल का जो अवेयरनेस है अबाउट द सिचुएशन इट इज़ वेरी सिलेक्टिव. सो ये जो प्रोपागंडा मशीनरी है या प्रोपागंडा को यूज़ किया जा रहा है, सो इंडिविजुअल्स आर बीइंग यूज्ड एंड दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिट. दिस थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब तक आपको पता था, जैसे आप फौज में जाना चाहते हो, फोर्सेस में जाना चाहते हो, आपको पता है, you have already given them the consent, but now you haven't given them the consent. They are modifying your behavior without even you acknowledging about all these things, or without even you being aware, clearly aware of all these things. So इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी, नेशन, इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत सीरियस इम्पैक्ट है. इसके वजह से रेसिज्म बढ़ता है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ सकता है, एंड वायलेंस इज अल्टीमेटली बढ़ सकता है. ये दिस इज़ नॉट ओनली हैपनिंग इन इंडिया. एज यू कैन सी, दिस फिनोमिनन इज़ नॉट अबाउट ओनली इंडिया. ये पूरे दुनिया का फिनोमिनन है. सो अल्टीमेटली द सॉल्यूशंस और मेजर्स इज इम्पोर्टेंट पार्ट. इसमें सबसे पहले इनको रेगुलेट करना चाहिए. आप पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, आपको इसको डिटेल में नैरेटिव फॉर्म में लिखना है. इसको रेगुलेट करना चाहिए बाय द गवर्नमेंट्स. इनको सुपरवाइज करना चाहिए. डेटा यूसेज के बारे में पॉलिसीज़ होनी चाहिए. अवेयरनेस क्रिएट किया जाना चाहिए. स्कूल कॉलेजेस में लिमिटेड यूज जो है शुड बी मेड लिमिटेड. डेटा लोकलाइजेशन. इफ़ इट हैज़ बिन फाउंड कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो ऐसे वाले ऐप्स के ऊपर या ऐसे वाले चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली इधर रेगुलेट किया जाना चाहिए या इनको फोर्स किया जाना चाहिए. ज़रूरत पड़ता है तो बैन भी किया जा सकता है. जैसे कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बहुत सारे हम लोग ने बैन किया था, क्योंकि इंडिया के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है. इसके बारे में मासिव एजुकेशन प्रोग्राम किया जाना चाहिए सभी के बारे में. किसी को भी पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इसमें द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजी आर बीइंग यूज्ड टू मैनिपुलेट यूर बिहेवियर. मासिव एजुकेशनल कैंपेन किया जाना चाहिए. एनजीओज़ का हेल्प लिया जा सकता है. इसमें कुछ रोल मॉडल्स हैं, उनमें जो विसल ब्लोअर्स है उसकी, उन लोगों की मदद ली जा सकती है. स्कूल करिकुलम में इसके बारे में होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी के बारे में. जो साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क है वो और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. इसके लिए इंटरनेशनली कोऑपरेशन होना चाहिए. और गाइडलाइंस बनाने जाने चाहिए. ये बहुत ही सीरियस इशू है. इसीलिए जब भी आप कंक्लूड कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नाउ वी आर फाइटिंग विथ वेरी डिफरेंट और अनकन्वेंशनल एनिमी. वी आर फाइटिंग विथ आवर सेल्व्स. और इसमें एनोनिमिटी, टाइम और इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज एंटी सोशल एलिमेंट्स को है. इसीलिए सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अभी एंटी सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो रहा है. Psychological well-being is the foremost dimension of being healthy.
सुशांत सिंह राजपूत केस के चलते अभी साइकोलॉजिकल वेलबींग इज़ इन न्यूज़ एंड कोविड के चलते सभी दुनिया में इसके बारे में सीरियस डिस्कशंस चल रहे हैं कि वी आर नॉट गिविंग इनफ attention to our psychological well-being, rather we are giving attention to only our physical well-being. इसीलिए psychological well-being is the foremost या सबसे पहला डायमेंशन है हेल्दी होने का. अगर आप साइकोलॉजिकली हेल्दी नहीं हो तो आप हेल्दी नहीं हो, इस हिसाब से ये ऐसे पूछा गया था. इंट्रोडक्शन में आप हेल्थ की डेफिनेशन लिख सकते हो WHO द्वारा. आप एग्जाम्पल देख के स्टार्ट कर सकते हो सुशांत सिंह राजपूत केस का. आप या फिर कुछ डेटा दे सकते हो दुनिया में जो चल रहा है अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. मुझे पता है ये आपको अभी पता नहीं है, तो ये बना के रखो, साइड में लिख के रखो. इसी के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं और यही डेटा आपको पता रहना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स है सभी. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ के ऊपर इस बार क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है, काफ़ी ज़्यादा चांस है. सो WHO ने जो डेफिनेशन दिया था अबाउट द हेल्थ वाज हेल्थ इज़ नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ द डिसीज बट इट इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग is the definition. So mental is very very important foremost dimension of being healthy. उससे स्टार्ट कर सकते हो और उसमें बता सकते हो कि साइकोलॉजिकल वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग हेल्दी, बिकॉज अगर साइकोलॉजिकल वेलबींग ही नहीं है तो बहुत अच्छा बॉडी या हेल्दी होके भी कुछ फ़ायदे का नहीं है. सो नेक्स्ट पार्ट में, बॉडी पार्ट में आप लिख सकते हो अबाउट द बैकग्राउंड. You can write about common psychological disorders. They are so common that कि हम लोग उनको recognize भी नहीं करना चाहते, ये लिखना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि everyone is going to the stress. Actually it is not the stress, it is our stress is our reaction to the external stimulus. Stress is nothing but the reaction we feel टू द एक्सटर्नल चैलेंजेस और एक्सटर्नल स्टिमुलस. सो ये इसीलिए स्ट्रेस है जो एक्सेस हो जाता है कभी कभी. एंग्जाइटी, माइल्ड डिप्रेशन, लोनलीनेस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन. एग्रेशन ही अल्टीमेटली एंगर में कन्वर्ट हो जाता है. dissatisfaction about everything, no feeling of content or no satisfaction, continuously the lethargy or tiredness. This is a mental tiredness. मैं थक गया हूँ अभी ये सब कर करके. This is not a physical tiredness, it is mental tiredness or burnout. These are some of the very common disorders which are found in almost every individual has to face. So ये कुछ common disorders के बारे में बात कर सकते हो, इनका occurrence के बारे में बात कर सकते हो और आप बता सकते हो these disorders are irrespective of your social status, economic status, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस, तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम कौन से नेशन में हो. सो दीज डिसऑर्डर्स आर सो कॉमन that almost every individual from all the continents or entire planet feels or go through them, irrespective of his or her social, economical, gender और nationality यार और कोई भी चीज़, रेस, कलर, हर किसी को कोई ना कोई लेवल पे जाना ही पड़ता है और इसका फिजिकल हेल्थ कंडीशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है.
even though people are physically healthy, they might not be healthy mentally, because ये जो चीज़ें हैं इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द आवर रिएक्शन। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इल हेल्थ, ये जो है बहुत सीरियस है। सबसे पहले तो इसके साथ साथ जो लोनलीनेस आता है, डिप्रेशन, ये बर्नआउट होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती है, इसके साथ साथ एग्रेशन, फाइट्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इससे डिवोर्सेस हो सकते हैं, इससे क्राइम बढ़ सकता है, सोसाइटी में क्राइम बढ़ता है, इससे एडिक्शंस, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, इससे बाहर निकलने के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके चलते एक्चुअली ये तो इंडिविजुअल हो गया, सोशल इम्पैक्ट, नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स बहुत सीरियस होते हैं। डेवलपमेंट रुक जाता है, पॉवर्टी में चले जाते हैं, और ये विशियस साइकिल कंटिन्यूस होता है। ये विशियस साइकिल्स में या विशियस साइकिल में ये जो इंडिविजुअल है ये फंसना शुरू हो जाते हैं, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और नेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज इसके ऊपर लगते हैं। सो इसके साथ डील करने के लिए हम लोग को कुछ सॉल्यूशंस अपनाने पड़ेंगे। मेजर से सॉल्यूशंस में आप बोल सकते हो कि इसके जो मल्टी प्रॉन्ग सॉल्यूशन होने चाहिए, और इसमें आपका जो अप्रोच है, अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। फर्स्ट अप्रोच इज प्रिवेंटिव अप्रोच, दूसरा अप्रोच इज क्यूरेटिव अप्रोच। क्यूरेटिव मतलब ट्रीटमेंट वाला, प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए आपको प्रमोट करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने आने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज विल हेल्प। गुड सोशल लाइफ, seeking support, friends and families, awareness, yoga or meditation might also help. We can take help of the NGOs. We can make this part, a stress management part of the curriculum. हर किसी को बचपन से ही सिखाना चाहिए ये चीज़ें कैसे मैनेज करना है। क्यूरेटिव अप्रोच जो है, ट्रीटमेंट वाला अप्रोच जो है, इसमें हम लोग को मेडिसिनल और ये गवर्नमेंट लेवल में हम लोग को काउंसलर्स अवेलेबल होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट सफिशिएंट अवेलेबल होने चाहिए, ट्रीटमेंट मोडालिटी के लिए रिहैब सेंटर्स होने चाहिए अगर कोई एडिक्टेड है तो। गवर्नमेंट को मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ बनाने चाहिए। ये ऐसे भी इंडिया के बारे में नहीं है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनाने चाहिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर सफिशिएंट मैन पावर इज देयर इन हॉस्पिटल्स। मेडिसिन्स जो है अवेलेबल होने चाहिए, एंड साइकेट्रिस्ट भी होने चाहिए। स्पेशल वार्ड्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसको जो टबू माना जाता है या इसके साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है, ये स्टिग्मा हटाना चाहिए, टैग हटाना चाहिए। ये स्टिग्मा या ये पागल हो गई है या पागल हो गया है, ये स्टिग्मा के चलते बहुत सारे लोग जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो मदद है जो सीख नहीं करते, वो करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाके ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। कंक्लूजन में बता सकते हो आप कि सिर्फ फिजिकली हेल्दी होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल फिजिकल हेल्थ इज जस्ट लाइक हार्डवेयर, गुड हार्डवेयर।
लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया तो हार्डवेयर अल्टीमेटली जंग ही लगने वाला है। कितना ही भी बड़ा अच्छा आदमी क्यों ना हो, अगर वो जगह से उठेगा नहीं, डिप्रेशन में सुसाइड कर सकता है। इसको अच्छे से आप कंक्लूड कर सकते हो, हेल्थ इज वेल्थ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो फिजिकल हेल्थ इज अ हार्डवेयर एंड साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसा इसको अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो, क्रिएटिव वेज में कंक्लूड कर सकते हो। नीड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन इंडिया, दिस एसे इज अबाउट इंडिया। सो नीड फॉर प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है और डीपीएसपी में भी है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी सभी चीज़ें इंश्राइंड है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है, इसके बारे में ये ऐसे है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सुपरस्टिशंस, लेकिन आजकल हम लोग साइंटिफिक चीज़ों का यूज़ करके सुपरस्टिशंस को या फॉल्स बिलीव्स को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं ये किया तो कोरोना भाग जाएगा, स्टीम लेने से ये होगा, उसके लिए कोई भी साइंटिफिक एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है। कोरोना के लिए दवा भी बना दिया लेकिन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और लोगों ने वैक्सीन करने का भी दावा किया था। साउथ अफ्रीका में आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल में एक चर्च के फादर ने लोगों को डेटॉल पिला दिया कोरोना नहीं हो करके, 27 लोगों का वहाँ पे डेथ हो चुका है। ये सब चीज़ें साइंटिफिक टेम्पर अवेलेबल नहीं होने के वजह से रहता है। इसीलिए साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना इंडिया में आज भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बारे में ये ऐसा है। इंट्रोडक्शन में यू कैन एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर मतलब एक टेम्पर है, एक एट्रीब्यूट है, ट्रेट है, जो सभी लोगों में जब आ जाएगा, दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी एंड लॉजिक। लॉजिक के ऊपर ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये चीज़ प्रूव कर सकते हो तो ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नो एक्सेप्टेंस। प्रूव करो तो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मैं तुम्हारा हाथ देख के भविष्य बता दूंगा, तो वो प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे चीटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठगिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो इसका एग्जाम्पल देके भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। कोविड के वैक्सीन का इसका एग्जाम्पल देके, जैसे कि रामदेव बाबा बीच में बोल दिया नहीं कोविड का दवाई है ही नहीं, सिर्फ सर्दी जुकाम का दवाई है। पहले तो नाम तो कोरोनिल रखा। सो पैसे कमाने के लिए बहुत सारे फ्रॉडुलेंट्स या बहुत सारे क्वैक्स जो है फेक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जिसका उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कि साइंटिफिक टेम्पर नहीं होने से हो रहा है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, देवदासी सिस्टम का एग्जाम्पल दे सकते हो, या आप कोई और चीज़ों का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई सुपरस्टिशंस का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, इवन टुडे दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, और आजकल तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। और आजकल हम लोग साइंटिफिक गैजेट्स का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके आजकल हम लोग सुपरस्टिशंस को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग ग्रहण कब लगेगा, ये सब कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट लेके बता रहे हैं, और तब जाके बोल रहे हैं कि ये अपवित्र समय है, ये समय में कुछ नहीं करना। सो टुडे, इवन टुडे, द सुपरस्टिशंस आर वेरी 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 कॉमन, और ये बहुत देश के लिए और सभी के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए ये प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, ये आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आपको लिखना है, जब आप बॉडी लिखोगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में आप लिख सकते हो
और डिटेल में आपको लिखना है अबाउट द सुपरस्टिशंस, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स। इवन टुडे इंडिया में आज भी जब मंथली साइकिल आता है, पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स को अपवित्र माना जाता है, महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, महिलाओं को और घर के बाहर रखा जाता है, रसोई में आने नहीं दिया जाता। ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं, जैसे पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, बहुत सारे सुपरस्टिशंस है, जिसकी वजह से हम लोग का साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत रुका हुआ है, जिसके वजह से, जिसके प्रमोट होने से हम लोग बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो रहा है। इसके बारे में आप बता सकते हो, आप इसमें डिटेल्स और बैकग्राउंड बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल देके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप रीज़न भी बता सकते हो कि ये सब चीज़ें क्यों है और हमारे ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस में क्यों था। क्योंकि वो लोगों को जब ये ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस आए थे, उनका नॉलेज बहुत ही लिमिटेड था, उनका वर्ल्ड व्यू बहुत ही कम था और उनको पता नहीं था उसके एग्जैक्ट रीजंस। सो जब उनको रीजंस पता नहीं थे, तब उन्होंने उनका वो टाइम का लॉजिक लगा के उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था या अवॉइड करने के लिए बोला था। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में 21st सेंचुरी में उनका जो लॉजिक है या जो सेंस लगाया था, रैशनल लगाया था, वो इररिलेवेंट है और वो चीज़ों को आज भी हम लोग ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग आज भी बाकी दुनिया के चलते पीछे रह रहे हैं। आज भी हम लोग को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है। इसीलिए हम लोग ट्रेडिशन करके, कस्टम करके, हम लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज हमारे पास रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर के सामने आज भी हम लोग नारियल फोड़ते हैं, ठीक है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग ये सब चीज़ों के ऊपर बिलीव तो करते हैं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है हम लोग हाफ हार्टेडली कर रहे हैं। अगर यज्ञ करने से पाकिस्तान या चाइना हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा तो हम लोग को आर्मी का ज़रूरत ही नहीं है। तो या तो हम लोग यज्ञ के ऊपर बिलीव नहीं करते, या तो आर्मी के ऊपर ठीक से बिलीव नहीं करते। सो ये जो हाफ हार्टेड डिसीजंस है ना हमारे, इसी के चलते हम लोग ने कोई भी जो साइंटिफिक टेम्पर नहीं होने के चलते हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ही पीछे रह गए हैं। और इसीलिए हम लोग राफेल है, एवैक्स है या मिसाइल्स है, हम लोग को दूसरे बाहरी दुनिया का सहारा लेना पड़ता है, खुद की रक्षा के लिए भी और बाकी सभी चीज़ों के लिए भी। और इसी के चलते हम लोग काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट में पीछे रह चुके हैं। इसमें बता सकते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका इम्पैक्ट बताना है। इम्पैक्ट 2-3 जगह पे बता सकते हैं, इंडिविजुअल इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट, नेशनल इम्पैक्ट। नेशनल में जो सोशल इम्पैक्ट है एंड मोस्टली पॉलिटिकल है। आजकल ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके खिलाफ, साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ ही आंदोलन चल रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो इम्पैक्ट होता है, ये एकेडमिक्स में होता है, निगेटिव इम्पैक्ट। और दूसरा इम्पैक्ट जो हो रहा है वो इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है, क्योंकि हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में जो है साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट नहीं होने से या बचपन से ही नहीं होने से हम लोग क्वेश्चन करना हर एक चीज़ को नहीं सोचते हैं। सो हमारा जो थिंकिंग स्टाइल है, इट इज़ ओनली कन्वर्जेंट थिंकिंग स्टाइल। ऐसा ही है बाबू, यही समझ लो और यही लिखना है और यही बताना है, इसके आगे सोचना नहीं है, पूछना नहीं है। हम लोग को क्वेश्चन करना नहीं सिखाया। इसी के चलते हम लोग अभी भी हाफ हार्टेड सभी चीज़ें फॉलो करने से इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स बहुत ही सीरियस होते हैं। इसके साथ साथ इसके सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम लोग लैगिंग है बिकॉज ऑफ लेस साइंटिफिक टेम्पर। हम लोग वी टेंड टू बिलीव ऑन गॉड और गॉडली थिंग्स और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस, कि हमारे भगवान है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या यज्ञ करेंगे या नारियल फोड़ेंगे या मिर्ची और उसके साथ साथ नींबू लगा देंगे तो ये नहीं होगा। इसके चलते ये जो हमारा एटीट्यूड है देखा जाएगा, जो फैटलिज्म जो डेवलप होता है
उसकी वजह से हमारा हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्डनेस कम हो जाता है एंड इट हैज़ वेरी निगेटिव इम्पैक्ट्स। एंड कंक्लूजन, आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया को अगर सच में डेवलप कंट्री बनना है, दुनिया में सुपर पावर बनना है, दुनिया में एक भी सुपर पावर ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिशन के ऊपर बिलीव करके ब्लाइंडली फॉलो करके जो सुपर पावर बना है, चाइना भी सुपर पावर बना है, वो अपना जो भूतकाल है, जो ब्लाइंड है, उसको पीछे छोड़ के अमेरिका भी उसी को छोड़ के बना है। सो इंडिया को अगर जो हम लोग को सुपर पावर बनाने का सपना है वो अगर पूरा करना है, हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज ऑलरेडी है, डिविडेंड ऑलरेडी है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना हम लोग को आना पड़ेगा। उसके लिए हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को हम लोग को साइंटिफिक टेम्पर सिखाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, तभी यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप होगा, और तभी यहाँ पे हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे और दुनिया के ऊपर जो सुपर पावर बनने का सपना है ये पूरा हो जाएगा। रिसेंट अचीवमेंट ऑफ इसरो, ये बहुत ही आसान ऐसे है, इसको पढ़ के रखिएगा। इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट अबाउट द मोटो एंड कोई भी एक रिसेंट न्यूज़ ऑफ इसरो। फिर आपको डिटेल में थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा कि इसरो क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एक एलीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच इज़ स्पेशलाइज्ड इन स्पेस रिसर्च। बॉडी पार्ट में आपको बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड, इसरो का बैकग्राउंड कब आया, कैसे आया, कहाँ पे है, कौन से विंग्स है, क्या चलता है, और अब तक का डेवलपमेंट। फिर आपको बताना पड़ेगा रिसेंट अचीवमेंट्स, ये आपको करके रखना पड़ेगा। रिसेंट अचीवमेंट में आप बता सकते हो कि एक साथ कितना सैटेलाइट छोड़ा, किस किस का सैटेलाइट छोड़ रहे हैं हम लोग, जो मिशन शक्ति किया था हम लोग ने स्पेस वॉरफेयर वाला, एंटी सैटेलाइट वाला, उसका भी बता सकते हैं। मैन मिशन, गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, उसके सभी के बारे में हम लोग बता सकते हैं। और फ्यूचर में हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, उसके जो प्लान मिशन है, सोलर मिशन है, उसके बारे में भी जो रिसेंट अचीवमेंट है वो बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में हमारा फ्यूचर इसरो का कैसा होना चाहिए एंड हाउ इट कैन बी बेटर एंड हाउ इट कैन हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट, इसका आपको एनालिसिस करना है। और आप चाहिए तो इसमें कुछ सजेशंस भी दे सकते हो। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे। एंड कंक्लूजन, इसरो का मोटो लिखे, साइंस के बारे में कुछ तो लिखे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ऐसा कुछ तो करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे। अगर अच्छे से प्रिपेयर करके गए, ये एग्ज़ाम में आया तो बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स दिला देगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ वी.डी. सावरकर इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड सोशल रिफॉर्म्स, मैं जल्द ही विद इन अ वीक आपको जो ये एग्ज़ामिनेशन के लिए 2020 एग्ज़ामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका लिस्ट आपको अवेलेबल करके दे दूंगा सभी लोग को, कि हमारे जो टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज़ रहते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ रहते हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ रहते हैं, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज़ रहते हैं, लीगल इश्यूज़ रहते हैं, राइट बेस्ड इश्यूज़ रहते हैं, कल्चरल इश्यूज़ रहते हैं, हिस्टोरिकल इश्यूज़ रहते हैं, एंड पर्सनालिटी बेस्ड कुछ ऐसे आपको आते हैं। तो इसमें से जैसे कि इसके पहले सरदार पटेल जी के ऊपर हम लोग को ऐसे आ चुका था, इस बार जो एक्सपेक्टेड पर्सनालिटीज़ है इसका एक मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप इनके बारे में पढ़ के रखिएगा। इसमें कुछ चीज़ें, सभी मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटीज़ आर ऑलवेज हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़, प्री 1947 पर्सनालिटीज़, और इनका जो कुछ रोल है वो हमेशा ही कॉमन रहेगा। तो जो कॉमन रोल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास समय है इनके बारे में पढ़ के रखिए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स एक एक पेज के बना के रखिए और एग्ज़ाम जाते वक्त पढ़ के जाइए, ये आपको बहुत ही काम में आ जाएगा। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन,
You can write about the poems written by the V.D. सावरकर. विनायक दामोदर सावरकर जी का आप इंट्रो कर सकते हैं. उन्होंने क्या क्या किया था, वो देशभक्त थे, जो चीज़ें. In these kind of essays, you need to understand that you have to avoid controversy. So this essay is about the positive contribution of V.D. Savarkar in freedom struggle of India and social reforms of India. आप जो न्यूज़ में पढ़ रहे हैं सभी चीज़ें, आपको कुछ चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगी, तो कुछ भी एक्सट्रीम नहीं करना है. जो कंट्रोवर्सीज है अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिंदुत्व एंड एवरीथिंग शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि दोनों साइड्स है. सावरकर को अलग अलग तरीके से उनको यूज़ किया जा रहा है, उनके आइडियोलॉजी को अलग तरीके से दिखा के उनका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आप बोल सकते हो. यू कैन स्टार्ट दिस एसे अबाउट द 1857 रिवॉल्ट. 1857 रिवॉल्ट को इंडियाज़ फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस ऐसा विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा है. उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखा था, और इससे स्टार्ट करके आप बता सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर जी, ही वॉज वेरी वेल नोन रिवोल्यूशनरी, born in India, born in Nasik, who was well known for many of his major contribution into the freedom struggle of India and social reforms. बॉडी पार्ट में आपको दो चीज़ें ऑलरेडी बताया है, वन इज़ फ्रीडम स्ट्रगल एंड अनदर इज़ सोशल रिफॉर्म्स. सो बॉडी पार्ट में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आप इसमें उनका बैकग्राउंड और डिटेल बता सकते हैं. उन्होंने कहाँ से पैदा हो गए, अगर आपको पता है तो कहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट किया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, इसके बारे में आप बता सकते हो. थोड़ा बहुत स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बैकग्राउंड. नेक्स्ट पार्ट में हिज कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इनका जो कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो सभी का कंट्रीब्यूशन जो कॉमन है वो तो आपको आना ही चाहिए. कि उन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स बनाए, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया, लीडरशिप प्रोवाइड की, अवेयरनेस क्रिएट किया, नेशनलिज्म पैदा किया, रोल मॉडल बन गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया, देश में और देश के बाहर भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए कोशिश किया. ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करो, जो चीज़ें कॉमन है. इसके साथ साथ उन्होंने जेल टर्म भी काटा, जेल में भी चले गए. उन्होंने जब बुक्स लिखे उसके बारे में भी बात करो. जब जेल से बाहर आ गए, उन्होंने जो सोशल रिफॉर्म का काम किया. सो नेक्स्ट पार्ट में फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने इतना किया, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए रोल मॉडल करके काम किया, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया, लोगों को इकट्ठा किया. और जो उनके साथ साथ पैरेलल फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी लोगों ने मिलके जो एक कॉमन एम है उसके लिए कोशिश किया. भारत माता को जो इसकी जो ब्रिटिश जो शैकल्स थे और श्रृंखलाएँ थी, उनमें से तोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश किया. इसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हो सोशल रिफॉर्म्स. ही मेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स, जिसके बारे में आजकल कोई बोलना नहीं चाहता. इसके बारे में गूगल करो, आपको पता चलेगा. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की. उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई. इवन दो ही वॉज बॉर्न इन टू ब्राह्मीण फैमिली और एलिट और सो कॉल्ड अपर कास्ट, स्टिल सवर्ण होके भी उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाया.
इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट किए, सिर्फ प्रमोट नहीं किए, उन्होंने लगा के भी दिए। बहुत सारे सोशल एविल्स हटाने के लिए कोशिश किया, लोगों को यूनाइट किया। इसके बारे में सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या क्या करने का कोशिश किया, उसके बारे में और डिटेल में आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू गूगल और गो थ्रू द सोशल रिफॉर्म्स डन बाय हिम सो दैट यू विल बी more aware of the actual and positive contribution of him to the society। और ये जो सोशल रिफॉर्म्स हुए उसके चलते भी देश को आज़ाद होने के लिए और इंडिया को एक बेहतरीन सोसाइटी बनने के लिए उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव योगदान दिया। इसके बारे में भी बता सकते हैं। इसके बारे में बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बता सकते हो लीगेसी, या फिर what is his role in today's world। इसमें बेसिकली आता है एनालिसिस। सो ये जो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए किया, ये भी किया, इसका आज क्या मतलब है, आज इसका क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल सरदार भगत सिंह जी का आज क्या वैल्यू है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो टाइम पे जो काम किया था आज क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बेसिकली आपको फ्रीडम स्ट्रगल की लीगेसी के बारे में लिखना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है, नेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो हमारे देश के लिए कुछ आइडियल्स दिए हैं, वो आइडियल्स के ऊपर हम लोग को जागना, हम लोग को काम करना, हमारे देश के आने वाले जनरेशन्स के लिए, आने वाले गवर्नमेंट्स के लिए उन्होंने जो चीज़ें बताई, जो आइडियल्स रखे थे, जैसे कि सोसाइटी के लिए और देश के लिए, इनके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। ये जो लीगेसी है इसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इसके बारे में आप लिख सकते हो एंड यू कैन कंक्लूड योर एसे विद सम ऑफ हिज आइडियाज। 6 डबलिंग द फार्मर्स इनकम एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटीज। सो ये रिसेंटली फार्मर्स इश्यूज बहुत न्यूज़ में चल रहे हैं। फार्मर्स के साथ अभी नया वाला बिल भी पास हो गया, एक्ट भी आ गया, और इसके साथ साथ पिछले साल भी मोदी जी ने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने बोला था कि हम लोग को फार्मर्स के इशू के लिए कोशिश करना चाहिए और हम लोग उनका इनकम डबल करने के लिए कोशिश करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट now the doubling farmers income expectation and realities, even though ये ऐसे में कहीं पे भी नहीं बोला about India, but this essay is about India only। दूसरा चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दिस essay is not about गवर्नमेंट स्कीम। आप बहुत बार ऐसा करते हो कि पूरा गवर्नमेंट स्कीम जो है वो लिख देते हो। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट हाउ government can actually double the farmers income। this is not about government scheme। सिर्फ स्कीम के बारे में मत लिखो, ये स्कीम में ऐसा है वैसा है, ये कर दिया वो कर दिया। आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिखते हो विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। रादर यू शुड गिव जेनरिक आंसर अबाउट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट स्कीम और दो स्कीम्स। सो ये स्कीम्स के बारे में नहीं है, डबलिंग फार्मर इनकम स्कीम्स के बारे में बात मत करो। लेकिन इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो रिसेंटली मोदी जी ने ये नारा दिया था कि, या फिर ये डिक्लेयर किया था, हम लोग फार्मर्स का इनकम डबल करेंगे। इसके चलते फार्मर्स के या हमारे देश के जो अन्नदाता है उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो कितना उसके ऊपर खरा उतरता है, कितना उसके ऊपर रियलिटी में आता है, वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे करके कुछ तो आप जय जवान जय किसान या ऐसे कुछ तो करके यू कैन स्टार्ट योर एसे, या फिर अन्नदाता के ऊपर भी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। बॉडी पार्ट 1 में आपको बताना पड़ेगा द बैकग्राउंड और मेनली व्हाई फार्मर्स इनकम इज लो। तो ये सब कुछ बार बार हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वही आ जाएगा। पर कैपिटल लैंड होल्डिंग कम है, लैंड रिफॉर्म्स ठीक से हुए नहीं हैं, लैंड इंडिया में जो है मार्जिनल लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसे ज़्यादा चलता है, पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं हैं,
क्लाइमेट और वेदर हमेशा साथ नहीं देता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा क्वालिटी के सीड्स अवेलेबल नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होता, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, वगैरह वगैरह वगैरह, मार्केट अवेलेबल नहीं है, ये सब कुछ आ जाएगा। मीन्स द प्रॉब्लम्स जो हमारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके चलते जो डिप्रेशन आ गया है, इसके जो इम्पैक्ट्स है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि फार्मर्स जो शिफ्ट हो रहे हैं, अननेसेसरी अर्बनाइजेशन हो रहा है, फार्मर में डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स आर गेटिंग डिप्रेस्ड, सुसाइड्स जो है, एंड इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अनअट्रैक्टिव, एंड इट हैज़ सीरियस नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। ये तो इंडिविजुअल के लिए हो गया, जो सीरियस नेगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी एंड नेशन। फूड सिक्योरिटी इज़ अ सीरियस इशू। खाने के लिए नहीं मिलेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग का जो फॉरेक्स के लिए कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी है, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। फूड सिक्योरिटी अगर नहीं रहेगा तो पूरे नेशन के हेल्दी होने के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एडिक्वेट फूड अवेलेबल नहीं होगा। इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर फार्मर ही नहीं रहेगा तो देश ही सरवाइव नहीं कर पाएगा। एंड इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू जिसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट है फार्मर्स के लो इनकम का। सो इससे डील करने के लिए अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि एक्सपेक्टेशन जो है बहुत हाई है, रियलिटी जो है ये सारा रियलिटी है। सो आपको सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे, मेजर्स बताने पड़ेंगे। जो सारे प्रॉब्लम्स है उनको चेंज कर दो, अवेयरनेस क्रिएट कर दो, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट अवेलेबल करके दे दो, सॉइल टेस्टिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग अवेलेबल करके देना चाहिए। इसके साथ साथ एजुकेटेड फार्मर्स को एजुकेशन देना शुरू कर दो। इसके साथ साथ जो है इसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वेदर और इसका क्लाइमेट का प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ने जो है इनको सब्सिडाइज वे में फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स दे देने चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को प्रमोट कर देना चाहिए। हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। अलाइड जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह है, इसके साथ साथ इसको प्रमोट कर देना चाहिए। एवरग्रीन रिवोल्यूशन लाना चाहिए। नया नया टेक्नोलॉजी, हाई यील्ड वैरायटीज़ को यूज़ कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ और फार्मर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। फार्मर्स के मेले लेने चाहिए, फार्मर्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम लेना चाहिए। और गवर्नमेंट को फार्मर्स को एश्योरेंस देना पड़ेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, आपका इनकम बढ़ना ही हमारे लिए, सबके लिए हित में है। ऐसे वाले सॉल्यूशंस आप दे सकते हो। इसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो, जय जवान जय किसान से कंक्लूड कर सकते हो। अन्नदाता है और अन्नदाता सुखी भव, ये हमारे इंडिया का कल्चर है, इसके बारे में बता सकते हो। अगर फार्मर के इश्यूज़ जल्दी से जल्दी अगर सॉल्व नहीं हुए तो इंडिया और इज़ डूम्ड फॉर डिज़ास्टर। हम लोग बाकी चीज़ों के लिए वेट कर सकते हैं, फूड के लिए कभी भी वेट नहीं कर सकते। MS स्वामीनाथन का इसके बारे में कोट है, वो पक्का पढ़ लीजिए और इसको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। नाउ लेट अस कम टू द आर्ग्यूमेंट्स। ऑल ओल्ड एंड लोनली पीपल शुड गेट पेट एनिमल्स। इसका फॉर्मेट आप देख चुके हैं, आपको ऑलरेडी पता है। सो मैं जल्दी इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते जाऊँगा। आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। आप इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी जेनेरिक, नॉन स्पेसिफिक, अंदर वाली कोई भी चीज़ें नहीं बताना है। आप बोल सकते हो nowadays few psychiatrists and few psychologists, they are asking lonely and old people to get pet animals. It is increasing, um, becoming a popular trend
नाउअडेज ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप ओल्ड और लोनली लोगों के बारे में बात कर सकते हो जिनका पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ते जा रहा है दुनिया में। इनके बारे में डेटा देख के भी बात कर सकते हो, लेकिन अंदर वाले पॉइंट्स इसमें नहीं आना चाहिए। फॉर ऑल ओल्ड एंड लोनली पीपल शुड गेट अ पेट एनिमल। फॉर क्यों करना चाहिए? एक तो दे विल नॉट फील लोनली, दूसरा दे विल बी कंस्ट्रक्टिवली एंगेज्ड, उनके जो जो पेट्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनके टेढ़ी मेढ़ी हरकतों की वजह से इट विल मेक देम हैप्पी, उनको खुशी मिलेगी थोड़ी बहुत। इट विल रिड्यूस देयर स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है ये कम हो जाएगा। इसके साथ साथ इनको अगर हम लोग पेट्स को ट्रेन करते हैं तो इमरजेंसी में हेल्प भी कर सकते हैं। यूएस में पेट्स को ट्रेन किया जा रहा है, यूरोप में पेट्स को ट्रेन किया जा रहा है जो इमरजेंसी में हेल्प मांग सके, इमरजेंसी में हेल्प भी कर सकते हैं। ये चीज़ों के बारे में और थोड़े कुछ चीज़ों के बारे में बोल सकते हो कि पेट एनिमल इसके साथ साथ आपका कंपेनियन भी रहता है, आपके साथ खाना खाता है, अटैचमेंट भी रहती है, लोनलीनेस हट जाएगा और बाकी सभी चीज़ें इसके साथ साथ आ जाती है। ओल्ड एज में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है इसके साथ डील करने के लिए पेट्स कैन एक्चुअली बी अ गुड थेरेपी। अगेंस्ट में आप लिख सकते हो कीपिंग पेट्स इज़ वेरी कॉस्टली, और expensive. It is a time consuming. Pets can be dangerous. डॉग है तो बाइट भी कर सकता है। पेट्स कैन इंट्रोड्यूस डिसीजेस, वो कुछ नए डिसीजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पेट्स का ख्याल रखना पड़ता है, उसके लिए कुछ लीगल बाइंडिंग्स रहते हैं, तो कुछ लॉज रहते हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से आपको उनको वैसा ही करना पड़ता है जो हेक्टिक प्रोसेस है। इसके साथ साथ आप बता सकते हो कि पेट्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छा लगे। Pets can be nuisance for neighbors. चिल्ला चिल्ला के पूरा सोसाइटी को जगा रहा है, ऐसे वाली चीज़ें आप लिख सकते हो। कंक्लूजन आप बता सकते हो कि पेट्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल का चॉइस है। इवन दो पेट्स होने से बहुत सारे एडवांटेजेस भी है एंड बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में जो लोग पेट्स को अफोर्ड कर सकते हैं या रखना चाहते हैं उनको थेरेपी के चलते उनको पेट्स रखने के लिए बोला जाता है, लेकिन this is not practically possible in each and every country as it is not only time consuming but also expensive process. So those who can afford it should definitely keep small pets to deal with their loneliness and old age. ऐसा आप इसमें लिख सकते हो। इस वाले इसमें बैलेंस मतलब इसके और ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, इसमें कोई भी वन साइडेड डिसीजन नहीं आएगा, रखो करके या नहीं रखो करके नहीं आएगा। ऑल द एग्जामिनेशंस शुड बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड इन इंडिया
आप जानते हैं कोविड के चलते अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट आया था। इंट्रोडक्शन में आप बैकग्राउंड बता सकते हैं। सभी जगह पे ऐसा चल रहा है कि ऑनलाइन मोड में लोग शिफ्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। सो फ्यूचर में सभी सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही क्यों नहीं शुरू कर दिया जाए, ऐसा वाला डिबेट चल रहा है। फॉर वाई ऑल एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन, ईजी, इसको एलाबरेट करना है। नो नीड टू ट्रैवल, कहीं पे भी ज़्यादा ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। इसके साथ साथ ऑनलाइन मोड में और क्या क्या आएगा? फ्लेक्सिबल है, रीक करने के चांसेस बहुत कम है, कोई भी एक्सेसिबिलिटी चीप है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पेपर वगैरह नहीं देना पड़ता, टाइम सेविंग है। अगेंस्ट सभी एग्जामिनेशंस ऑनलाइन मोड में क्यों नहीं होने चाहिए? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल, नेटवर्क इश्यूज, inaccessible to poors, not everyone is digitally literate, हर कोई डिजिटली लिटरेट नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकता है। प्रोन टू साइबर अटैक्स, एंड फ्रॉड्स, क्योंकि इतना साइबर अटैक और फ्रॉड के लिए हमारा मशीनरी अभी तैयार नहीं है। नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं। सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स या फिर कंप्यूटर्स नहीं हैं। इंटरनेट स्पीड सभी जगह पे नहीं है। और भी इसी तरह आप आर्ग्यूमेंट इसमें लिख सकते हो। चार पांच आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट में लिखना है। कंक्लूजन में आपको बताना है, even though conducting exams online have many advantages, but due to many restrictions and consider socio-political economical conditions in the India, it is not desirable to go for 100% means total online conduction of the examinations, rather than slowly and gradually we can move on to ऑनलाइन कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशंस। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग जा सकते हैं। नीड फॉर प्लास्टिक बैन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट है। ये आपका XYZ ABC डेट प्लेस यहाँ पे आएगा, न्यू दिल्ली वगैरह। फिर आपको इंट्रो में बताना है कि कोई भी न्यूज़ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी डेटा दे सकते हो, NCRB के बारे में बात कर सकते हो, सॉरी NCRB नहीं, नेशनल NPCB नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात कर सकते हो, या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का और किसी का भी डेटा देके आप इसमें बता सकते हो कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इंडिया में एक्सेसिवली यूज़ हो रहा है। ये कोई भी न्यूज़ देके आप बात कर सकते हो। बॉडी में आपको फिर से बैकग्राउंड में वही बताना है डिटेल में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक,
यूजेस, इसके बाद आपको बताना है इसकी इम्पैक्ट्स, जो निगेटिव इम्पैक्ट्स है इसके। यूजेबिलिटी तो अच्छा है लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंटल डैमेजेस बहुत ही ज़्यादा है। एंड सॉल्यूशंस, कि बैन करना है तो और क्या क्या चीज़ें प्रमोट करनी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। एंड कंक्लूजन, बैन करना पड़ेगा, इसके साथ साथ आपको उसके अल्टरनेट अवेलेबल करके देने चाहिए। बायोप्लास्टिक्स को प्रमोट करना चाहिए, इसके साथ साथ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को प्रमोट कर देना चाहिए। इसके बारे में आप बात कर सकते हो और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए और अल्टरनेट अवेलेबल करके देने चाहिए। लॉज बनाने चाहिए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होना चाहिए, ऐसा आप लिख सकते हो। चैलेंजेस बिफोर द डिजिटल इकोनॉमी और चैलेंजेस फॉर द डिजिटल इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी ने जो नोटबंदी किया था उसके साथ साथ इंडिया में एक नया एरा डिजिटल इकोनॉमी का स्टार्ट हो गया है। इसे आप स्टार्ट कर सकते हो। और रिसेंटली आप बता सकते हो कि इंडिया इज़ मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। बॉडी पार्ट 1 में आप बोल सकते हो कि द बैकग्राउंड एंड चैलेंजेस, डिजिटल इकोनॉमी है क्या, एंड द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। एंड इसमें आप बता सकते हो कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आप नेक्स्ट इसके बाद बोल सकते हो कि एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। अगर डिजिटल इकोनॉमी किया तो क्या क्या एडवांटेजेस है, सब कुछ काउंट हो जाएगा। और टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्सेशन आ जाएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इजी हो जाएगा, पेपर भी बच जाएगा, पेपर के ऊपर खर्चा भी बचेगा, इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी रह के आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में आपको सॉल्यूशंस या मेजर्स बताने हैं टू डील विथ द चैलेंजेस। ये अवेयरनेस क्रिएट करना है, डिजिटल लिटरेसी लेकर आना है, वित्तीय साक्षरता अभियान को और प्रमोट कर देना है, एनजीओज़ का सहारा ले सकते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा ले सकते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, इसमें इंसेंटिव देना चाहिए वगैरह वगैरह। एंड कंक्लूजन, प्रेसीज जो आपको आया था, प्रेसीज अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फ्यू ईयर्स अगो इट वाज अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यू ईयर्स अगो जब भी आप लिख रहे हो तो सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसमें अंडरलाइन करते जाइए जो कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर। साइंटिस्ट लर्न समथिंग रिमार्केबल अबाउट माला डकलिंग्स। One of the first thing the ducklings see after birth is two objects that are similar. So ducklings क्या देखते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और बाद में वही सिमिलरिटी को फॉलो करते हैं। Hatchlings show two red spheres at the birth with letters show preference for two spheres of the same color even if they are blue. Two spheres that are each a different color. Somehow मतलब क्या है, ducklings pick up and imprint on the idea of similarity. In this case, color of the object, they can imprint upon notion of dissimilarity too. जो ये डकलिंग्स एफर्टलेसली करते हैं टर्न आउट्स टू बी वेरी हार्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैनॉट डू दिस। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ द ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल नोन एज डीप लर्निंग या फिर डीप न्यूरल नेटवर्क वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दिस artificial intelligence cannot do it easily. This is the technology that powering the AI that defeated world's Go champion Lee Sedol in 2016. Such deep nets can struggle. They are struggling or they struggle to figure out simple abstract relations between the objects and reason about them unless they study tens of thousands of examples. So, to build AI that can do this, some researchers are hybridizing deep nets. So, some researchers are hybridizing deep nets with what research with good old fashioned artificial intelligence.
or symbolic AI. With symbolic AI, the offsprings which they call neurosymbolic AI. तो जो पैदा हो रहा है वो neurosymbolic AI है. They're showing duckling like abilities, and then some. It's one of the most exciting areas in today's machine learning. ऐसा किसने बोला? ब्रेंडन लेक ने बोला. ही इज अ कंप्यूटर एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट एंड न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. Though still in research lab, these hybrids are proving adept at recognizing properties of the object and reasoning about them. Tasks that have proved challenging for deep nets on their own. Neurosymbolic AI is also demonstrating the ability to ask questions and important aspects of human learning. Crucially, these hybrids need far less training data than standard deep nets and use logic that's easier to understand, making it possible for humans to track how the AI makes its decision. Very simple. जितना अंडरलाइन किया है, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको साइड में लिख लो और इसके ऊपर अपने आप से नए सेंटेंसेस बना के इसको करना है. 344 वर्ड्स का ये ओरिजिनल पैसेज है. मतलब लगभग आपका 120 के आसपास आना चाहिए. मतलब आप 90 से लेके 140 तक आपने वर्ड्स यूज़ किए तो भी चलेगा, बट इट इज़ नॉट नंबर ऑफ वर्ड्स दोज आर इम्पोर्टेंट इन प्रेसी. प्रेसी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो जो नया पैसेज आपने लिखा है वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कॉपी पेस्ट किया हुआ पैचवर्क मटेरियल है. सो आइडिया आप इससे ले सकते हो, लेकिन आपको अपने वर्ड्स में इसको लिखना है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है. जो तरीका मैंने बताया है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे. इससे क्या है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा. हाउ अ शार्प शूटर शुड एक्ट फॉर इफेक्टिव स्नाइपिंग. मतलब ये पैसेज में कुछ तो शार्प शूटर और स्नाइपिंग के बारे में कुछ तो है. वाई डज द इंडियन आर्मी हैव नो न्यूक्लियस ऑफ स्नाइपर इंस्ट्रक्टर्स. मतलब इंडियन आर्मी में स्नाइपर इंस्ट्रक्टर्स के न्यूक्लियस नहीं है. वाई डज इंडिया टुडे फेस मैंडेट्स एक्वायरिंग सर्टन स्पेशलिस्ट स्किल्स. कि इंडिया को ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है टू अटेन सर्टन स्पेशलिस्ट स्किल्स. व्हाट कैन कंस्टिट्यूट एन एसेंशियल रिस्पॉन्स. व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्नाइपर. स्नाइपर ये वर्ड कहाँ से आया. वेयर डज इंडियन मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री एम्प्लॉय स्नाइपर्स. So sniping is highly skilled precision killing business for most of the armed forces, but one that has been employed desultorily by India's military and even more randomly by its paramilitaries, deployed widely along its restive borders and against the terrorists on internal security duties. ये आपको मिल गया. Where does Indian military and paramilitary employ sniper? Fifth question का आंसर. Snipers an 18th century term derived from the game bird snipe that is difficult to hunt as it effectively uses camouflage to remain undetected, can end up saving many lives with one well-aimed round by relieving hijacks, hostage situations, and even the apocalyptic incidents like November 2008 Mumbai terrorist strike that claimed 166 lives. सो जो ओरिजिन ऑफ द टर्म, ये जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको इधर मिल गया. थ्रू हिस्ट्री स्नाइपर्स हैव बीन grudgingly albeit fearfully glorified, and in recent years their lethal calling has been focus of several hauntingly successful Hollywood movies like The Deer Hunter in 1978, which ended up as a metaphor for Vietnam War itself. The Enemy at the Gates is another fictionalized biopic of the legendary Soviet sniper Vasily Zetsey and World War II hero participating in the Battle of Stalingrad in 1942 and 43. The sub-conventional warfare that India today faces mandates acquiring certain specialist skills. Retired Lieutenant General Vijay Kapoor said, adding that snipers should constitute an essential part of this unconventional response. It is high time the military analyst declared that Indian Army awoke to this reality.
Despite of tradition of mythological marksmen like Dronacharya and Arjuna, the army also had no nucleus of snipers instructions, as none had been nurtured, as no foreign friendly military was willing to instruct Indian soldiers in their specialty. ठीक है, तो हम लोग के पास क्यों नहीं है, समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको. The handful of NSG shooters who some years ago had undergone sniping instructions abroad in countries like Israel were too few in number to institutionally amplify this expertise in any meaningful manner, and the first two forces officers who, after much negotiation and persuasion, attended a snipers intervention course in France in the late 1970s with the intent of returning home on specialized appointment were soon diverted to other assignments that did not require their न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स. सो उनको अलग अलग जगह पे डाइवर्ट किया जाता है और कोई ट्रेनिंग नहीं देता. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक. रिवेटिंग 1944 जर्मन आर्मी स्नाइपर्स ट्रेनिंग black and white film stresses how the shooters must evaluate a minutest detail in his environment, developing primeval instincts of the hunter in the fatal battle of nerves with his victim. He needs to be precise, for once he reveals his firing position, he is vulnerable and needs to either make a getaway or shift location swiftly as the enemy would be seeking him. In multiple target situations, however, snipers can use relocation effectively, not only to spawn chaos and confusion in enemy ranks, but also to eliminate the wind factor, which may be more advantageous elsewhere. ये जो मैंडेट वाला क्वेश्चन का आंसर है, आई थिंक हम लोग को सभी आंसर्स मिल गए. एम्प्लॉय कहा करते हैं, ओरिजिनल मिल गया. इसेंशियल रिस्पॉन्स, यहीं पे हम लोग का जो इसेंशियल रिस्पॉन्स है, क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, इट वॉज वेरी ईजी पैसेज. जब भी पैसेज लिख रहे हो थोड़ा डिटेल में आंसर लिखने का कोशिश करो और पूरे पैसेज के ऊपर होलिस्टिकली आंसर लिखने का कोशिश करो. सो दिस वॉज 18 अक्टूबर का जो पेपर है इसका था. विद इन कपल ऑफ डेज मैं 25 का और 1 नवंबर का भी पेपर ये लेके आऊँगा. अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्ट्रक्शंस फिर से देना चाहूँगा, जब भी आप पेपर स्कैन करके भेज रहे हैं, आपके पेपर्स पोर्ट्रेट मोड में स्कैन किए हुए होने चाहिए सभी के सभी पेजेस. और जो ब्लैंक पेज हम लोग ने प्रोवाइड किया है उसी तरह आप एक ब्लैंक पेज प्लीज़ प्रोवाइड कीजिएगा. आप अगर लैंडस्केप मोड में पेपर भेजोगे तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिजिटली इवेलुएट होते हैं. इमेज फाइल मत भेजिएगा. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए. 8530314222, 8530316222. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, CAPF पाथफाइंडर्स. हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी CAPF पाथफाइंडर्स है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं. अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे अभी क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं और प्रैक्टिस बैच चल रही है, जिसमें CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के हॉट टॉपिक्स और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. मॉर्निंग को 7 बजे ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है. और क्रैश कोर्स 0 से स्टार्ट होने वाला क्रैश कोर्स जो है 2 तारीख से शुरू हुआ है. 1 महीने का कोर्स है. इसमें चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं. इसकी फ़ीस है 1600 रुपीज़. इसके लिए अलग से फ़ीस नहीं देना. कोई भी बैच, कितने भी बैच ज्वाइन किया तो 1600 रुपीज़ है. इफ़ यू यूज़ दिस रेफरल कोड प्रशांत YT10 ऑन अनअकैडमी प्लस, ये प्लस के ऊपर है. आपको अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें गोल सिलेक्ट करना है CDS CAPF AFCAT, और इसमें जाके आपको बाय सब्सक्रिप्शन करना है. वहाँ पे अगर आपको 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है ले सकते हैं. लेकिन अगर अभी के लिए ही करना है तो आप 1 महीने का भी ले सकते हैं. सी ऑल प्लान्स में नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे. उधर जाने के बाद आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. ये 1600 रुपीज़ दिखाएगा. आफ्टर यूजिंग अप्लाइंग प्रशांत YT10 रेफरल कोड, आपको इसमें 10% और ऑफ हो जाएगा और ये 1440 रुपीज़ में आ जाएगा. आपको एक बार 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद
वो 1 महीने में कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना। ये हमारे टेस्ट का टाइम टेबल है। 11 का, 18 का, 25 का और 1 का टेस्ट हो चुका है। आप अभी भी चाहिए तो ये सभी टेस्ट को ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप सभी टेस्ट को ज्वाइन होते हो, द फीस इज़ 2500 रुपीज़। अगर आप सिर्फ आने वाले 6 टेस्ट को ज्वाइन होना चाहते हो तो आप उसको भी ज्वाइन हो सकते हो। 1500 रुपीज़ उसका प्राइस है, आप अभी उसमें ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको ये जो हमारा अकाउंट नंबर है, ये इसी के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और कोई भी अकाउंट के ऊपर आप पेमेंट मत कीजिएगा, कहीं पे भी गूगल पे या कोई भी नंबर पे नहीं करना है। यही अकाउंट नंबर के ऊपर और ये यूपीआई आईडी के ऊपर आपको पेमेंट करना है। अगर आपको कोई डाउट आता है, आप 2500 रुपीज़ पे कर सकते हैं, या अभी अगर आपको 10 टेस्ट चाहिए तो 1500 रुपीज़ पे कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट के 6 फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए तो कोई भी प्रॉब्लम आता है तो 8530314222 या फिर 8530316222 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।